हेलो बच्चों, डेट तो याद ही होगा 3 मार्च। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि इस वीडियो में ऐसा चीज़ बताए हैं जो कि उसके बिना मैथ अधूरा रह जाएगा। उसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है और वो है मैथ का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो पता ही होगा कि मैथ बन पाना मुश्किल हो जाएगा, पास होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे बुक में करीब 25-30 से ज़्यादा फार्मूला है। वो सारा फार्मूला इस एक वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं। ये फार्मूला अगर याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन बनाने का पूरा प्रोसेस जानते हुए भी अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। याद होगा वो फिर से रिवाइज हो जाएगा परीक्षा के अंतिम समय में, और अगर नहीं याद होगा तो वीडियो देख करके वो फार्मूला याद हो जाएगा और उसको याद कर ही लेना है, क्योंकि फार्मूला पर ही आधारित सब क्वेश्चन रहेगा। और सिर्फ फार्मूला ही इस वीडियो में नहीं बताया गया है, बल्कि फार्मूला के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछता है वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी किया हुआ है। यानी कंप्लीट फार्मूला उसका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछता है, उसको कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ये सारा कुछ इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताए हुए हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि फार्मूला जो कुछ कुछ याद भी किया हुआ होगा तो कभी भूल भी जाते हैं सब, तो अगर वीडियो को देख लेंगे तो उससे फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। एग्ज़ाम तो ऐसे ख़त्म हो गया रहता 3 मार्च को ही, लेकिन चूँकि जो 2 एग्ज़ाम पेपर कैंसिल हो गया था उसको फिर से देना है। इसीलिए 7 और 8 मार्च को 2 पेपर फिर से देना होगा, हिंदी और साइंस का। लेकिन उसका बाद में तैयारी होगा ही, और पहले तो तैयारी कर चुके होंगे। अभी मेन जो है वो मैथ पर ही ध्यान देना है। तो मैथ का फॉर्मूला का पूरा बुक का जितना भी फार्मूला है वो सारा फार्मूला इस वीडियो में मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछता है वो भी, और उसका सॉल्यूशन भी। तो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर से। सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है। उसमें एक फार्मूला है और वो है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB बराबर a गुने b होता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा ये हम बता देते हैं। जैसे कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक 10 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है 20, ये दिया हुआ रहेगा। इसमें अगर बोल देगा कि 10 और 20 का HCF कह देगा कि इसका HCF है 2, तो LCM क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। तो इसको कैसे हल करना है, तो इसी फार्मूला पर हम लगा देंगे। वो फार्मूला इसमें क्या है, इसमें है कि HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुने b। तो HCF यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो HCF के जगह पे रख देंगे 2 गुने LCM बराबर a गुने b, जहाँ a और b दोनों संख्या है। तो a और b के जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 10 और 20, तो ये हो जाएगा 10 गुने 20। अब हमको यहाँ से मान निकालना है LCM का, कि LCM कितना होगा। तो ये LCM को यहीं रखेंगे। ये 2 जो यहाँ पे गुणम है उसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे भागम हो जाएगा। ये 2 से इसको 20 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। तो इसका LCM हो जाएगा इस तरह से 100। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछेगा। दूसरा चैप्टर जो है बहुपद का, उससे फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद दिया है ये x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा। अगर उसका दे देगा कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जिसको शून्यकों का योग कहते हैं, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a। जहाँ पे ये b और c क्या है, तो ये है जो x² के साथ गुना में रहता है, b कहते हैं जो x के साथ गुना में रहता है, और c होता है जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो। तो इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ पे जैसे दे देगा क्वेश्चन में कि 2x² प्लस 3x प्लस 5
इसका कहेगा कि ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b बटा ये। तो यहाँ पे b किसको कहते हैं, b यहाँ बताए कि जो x के साथ गुना में रहता है। तो यहाँ पे x जो क्वेश्चन दिया है मेरा, यहाँ पे x के साथ में है मेरा 3, तब b हो जाएगा 3। ये जो माइनस है फॉर्मूला भी इसको यहाँ लगा देंगे माइनस बटा ये है वो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है, उसको कहते हैं ये। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 है, तो ये के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 2। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया -3/2। इसी तरह से अगर पूछेगा शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट वाला c होता है, c है यहाँ पे 5 बटा ये है यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 5/2। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 5/2। इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें से देता है, वो भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा कि कोई भी दे देगा कि ये बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 है। तो कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस। बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये होता है बहुपद का फॉर्मूला। अगर बहुपद निकालने के लिए बोलेगा, शून्यकों का योग और गुणनफल दे देगा, कहेगा कि बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद निकालने के लिए यही हो गया मेरा फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स। तो शून्यकों का योग यहाँ पे दे दिया है हमको 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है यहाँ पे हमको 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यही हो जाएगा मेरा द्विघात बहुपद। बस इतना ही करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा कि शून्यकों का योग दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्ज़ाम में, तो इसको बढ़िया से कर लेना है याद। फिर अगला जो है वो चैप्टर 3 से है। तीसरा चैप्टर में है फॉर्मूला दिया हुआ। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें ये जो यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, इसको याद कर लेना है हर हाल में, इसलिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, एकदम 100% कन्फर्म है। अब वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो बता देते हैं। जैसे कोई भी दे देगा, जो समीकरण दे दिया 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर एक चर x है, एक चर y है, तो इस तरह से 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं जिस समीकरण में चर का अधिकतम पावर 1 रहता है। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया है। पूछेगा कि ये जो समीकरण है दोनों, ये कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा कि दोनों समपाती होगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तब, कि दोनों समांतर हो जाएगा। ये जो दोनों समीकरण है इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो रेखाएं समपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेद करेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा। या तो फिर दे देगा कि इसका जब हल करेंगे तो कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो इसको कैसे बनाना है बता देते हैं हम। जैसे यहाँ पर अगर दे दिया, यही वाला क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ कि इसका कितना हल होगा, एक हल होगा कि 2 हल होगा कि कितना हल होगा। तो कितना हल होगा, ये है केवल एक हल। कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। और कोई हल नहीं होता है कब, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे।
तो जो पहला समीकरण दिया है इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो पहला समीकरण से हम a1 b1 c1 लेंगे, x के साथ जो है गुना में यहाँ पे वो हो जाएगा मेरा a1। तो a1 बराबर हो गया 5, फिर b1 हो जाएगा -4, b1 -4 हो जाएगा। और फिर c1 लेंगे, c1 यहाँ पे निकालेंगे, c1 बराबर ये जो कांस्टेंट वाला है वो हो जाएगा c1 जो कि यहाँ पे है 8। फिर इसी तरह से जो दूसरा समीकरण है ये वाला, इस समीकरण से a2 b2 c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा a2, तो a2 बराबर हो जाएगा 7 और b2 बराबर हो जाएगा ये 6 और c2 बराबर हो जाएगा -9। अब हम देखेंगे a1 b1 c1 का अनुपात निकाल करके a1 बटा a2 कितना है मेरा, तो a1 बटा a2 ये हो गया 5/7। फिर b1 बटा b2 निकालेंगे, तो b1 बटा b2 ये है -4/6। तो a1 बटा a2 है 5/7 और b1 बटा b2 जो है वो -4/6 है। तो दोनों बराबर तो नहीं है, तो ये दोनों जब बराबर नहीं होता है यानी कि मेरा जो है वो आ गया a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2। तो जब ऐसा होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। तो ये मेरा आया है a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। जब ऐसा होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि प्रतिच्छेद करती है कि संपाती होगी रेखाएं, तो इसका हम कह देंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अगर पूछेगा कि कितना हल होगा, केवल एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो इसका जब हम निकाल चुके हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2 है, तो इसका मतलब इसका केवल एक हल होगा। तो इस तरह का इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा फिर पूछ सकता है कि इससे जो निरूपित होगा रेखाएं, जो ग्राफ बनेगा वो इसका कैसा होगा, संगत होगा, इसका हल निकालेंगे तो संगत होगा कि असंगत होगा। तो हम जानते हैं कि जिसका हल हो जाता है वो कहलाता है संगत। तो यहाँ पे इसका हल हो जा रहा है, केवल एक हल हो रहा है लेकिन हल तो हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा संगत। अगर हल नहीं होता, अगर ये वाला केस आता तो वो हो जाता असंगत। अब दूसरा इसमें देखते हैं, इस आगे है फिर चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में दिया हुआ है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है व्युत्कर ज्ञात करने के लिए। व्युत्कर जिसको कि डी कहते हैं, जो हम लोग डी से सूचित करते हैं इसको, तो डी निकालने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है का व्युत्कर ज्ञात कीजिए। व्युत्कर ज्ञात करना है तो व्युत्कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है समीकरण, इसी का हमको d निकालना है। तो b² माइनस 4ac, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -4, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये है यहाँ पे x² के साथ में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू c हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब -4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो ये हो गया 24, 16 माइनस 24, तो ये आ गया मेरा -8। यही हो गया व्युत्कर। तो एक क्वेश्चन इस तरह का देगा कि इसका व्युत्कर ज्ञात करें, तो व्युत्कर मेरा आ गया -8, ये हो जाएगा एक आंसर। उसके बाद दूसरा फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तो व्युत्कर ज्ञात कर लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन में देगा कि और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करने के लिए देगा, तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी के लिए ये फॉर्मूला काम देगा। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका पहले मूल निकालेंगे। जो द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल होगा। अब दोनों मूल कैसा होगा, भिन्न होगा कि समान होगा, मतलब दोनों अलग अलग होगा कि दोनों बराबर होगा, कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये चीज़ जानना है हमको।
तो ये जानने के लिए क्या है कि वही b का ही हम पहले d जो है वही निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला से d निकालेंगे पहले। तो d बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d का जो मान आएगा उसको हम चेक करके देखेंगे कि वो जो मान है वो क्या 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। तब उसी के अनुसार से हम मूलों की प्रकृति को बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम निकाले तो d का मान आ गया मेरा -8। अब हम जानते हैं कि -8 जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा ना है, माइनस में आ गया तो ये हो गया मेरा 0 से छोटा। अगर d का मान जो है वो 0 से छोटा हो जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें हम लिख देंगे कि इसका मूलों का प्रकृति जो पूछ रहा था तो उसमें लिख देंगे कि मूलों की प्रकृति में लिख देंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन कैसे आता है ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन देगा द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर सबसे पहले निकाल लेना है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा करके। उसके बाद देगा इसमें फिर पूछ रहा था कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जो विविक्तकर जो निकाले d उसी के आधार पे हम मूल का प्रकृति बताएंगे। अगर d जो है वो 0 से छोटा आ जाएगा तो बोल देंगे कि इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर मेरा d जो है वो 0 आ गया रहता यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जो हम -8 आया, अगर ये 0 आ गया रहता तो उसमें हम कहते कि दोनों बराबर, इसका 2 वास्तविक मूल होगा और दोनों बराबर होगा। अगर d का मान मेरा 0 आया रहता तो, और अगर d का मान आ जाता मान लेते प्लस में 8 आ गया रहता, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर 0 से बड़ा हो गया रहता तब इसका 2 वास्तविक मूल जो है वो दोनों भिन्न होगा, अलग अलग 2 वास्तविक मूल निकलेगा। ये हम उसका मूलों की प्रकृति में लिखते। तो क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आ गया। द्विघात समीकरण कोई दिया रहेगा उसका कहेगा विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगा करके और उसका हम विविक्तकर ज्ञात करेंगे। फिर पूछेगा कि इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर जो है उसको देखेंगे कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है। अगर 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति में लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर 0 के बराबर रहेगा तो लिख देंगे कि इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, यानी कि 2 वास्तविक मूल होगा और दोनों बराबर होगा। और अगर ये 0 से बड़ा रहेगा यानी +1 +2 +3 कुछ भी रहेगा तो हम लिख देंगे कि इसका मूलों की प्रकृति में लिखेंगे कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछेगा एक क्वेश्चन। दूसरा फिर आगे इसका बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, द्विघात समीकरण कोई भी दिया हुआ है। अब इसमें बोलेगा इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो इससे फॉर्मूला कैसे पूछेगा। एक तो सबसे पहली बात है कि ये फॉर्मूला ही कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या है, द्विघाती सूत्र कौन सा है। तो वहाँ पे कभी यहाँ प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, यहाँ माइनस दे देगा, प्लस दे देगा, कुछ यहाँ पे 2a के जगह पे कभी ये कर देगा। तो इसको बढ़िया से याद कर लेना है। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। तो कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा और उसका कहेगा कि इसका द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो जैसे यहाँ पे यही वाला दिया हुआ है द्विघात समीकरण। अब कहेगा कि इस समीकरण का द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करें। तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है जिसको d कहते हैं, तो इसका पहले हम मान निकाल लेंगे क्या होगा सो। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान पहले निकाल लेंगे। b जो है वो यहाँ पे -6 हो जाएगा तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये है यहाँ पे 2 तो ये हो गया 2 और c है 3 तो यहाँ पे हो गया 3। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दिया 24, माइनस में हो जाएगा 24। अब 36 में 24 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इसके जगह पे आ गया मेरा मान यहाँ पे 12। अब हम इसका द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम इसका
मूल निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी। तो बी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये -6 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान आ चुका है मेरा 12, तो हो जाएगा अंडर रूट 12 बटे 2a। तो 2 इंटू ए का मान है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब इसी को हम हल करेंगे, वही जो दो गो मान आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो वही इसका हो जाएगा मूल। अब ये जो अंडर रूट यहाँ पे जो 12 है, तो 12 को हम लिख देंगे 4 गुने 3, तो 4 जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 इसके जगह पे। और इसी को फिर आगे हल करना है, तो वही हो जाएगा, इसका 2 ठो मूल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट है 5वां चैप्टर से, जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दिया हुआ रहेगा प्रथम पद ये और सार अंतर डी, उस तरह का कोई एक ही एपी है, तो एपी का एनवां पद क्या होगा, इस तरह का एनवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछता है। तो एनवां पद को ए एन से सूचित करते हैं, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही है फॉर्मूला एनवां पद निकालने के लिए, फॉर्मूला को याद रख लेना है एनवां पद का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, एपी दिया हुआ 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद निकालना है। तो nवां पद के जगह पे यहाँ पे हमको 10वां पद निकालने दे दिया, तो 10वां पद मतलब कि ये 10 हमको निकालना है। तो 10वां पद का हो गया ये 10, बराबर फॉर्मूला होता है ये प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, n के जगह पे यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे डी हो जाएगा, तो हो गया a प्लस 9d। अब यहाँ पे a का मान रखना है और d का मान रखना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद को कहते हैं ये, तो प्रथम पद यहाँ पे 2 दिया हुआ मेरा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू डी, डी जो है वो यहाँ पे सार अंतर को कहते हैं डी। और सार अंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद 7 है, 7 में से पहला पद को घटाएंगे 2 को, तो आ जाएगा मेरा 5, तो यहाँ पे डी हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 और 5 को गुना करेंगे हो जाएगा 45, तो 45 और 2 हो गया 47, तो इसका 10वां पद इसका हो जाएगा 47। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा सारवंतर वाला से। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फिर इसमें कैसे पूछता है। अगला फॉर्मूला है एक कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, कोई भी एपी दिया हुआ है उसका कह देगा कि इसका 10 पदों का योग कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम का, एस एन भी कहते हैं या तो फिर एस से भी डिनोट करते हैं। तो एस एन बराबर हो जाता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला है सम निकालने के लिए। इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे है 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट इस तरह से करके ये भी दिया हुआ है। अब दे दिया कि इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह का अगर जैसे 22 पद लिखेंगे, 1 2 3 पद यहाँ पे दिया है, ऐसे अगर 22 पद तक लेकर के जाएंगे और वो सभी को जोड़ेंगे तो उसका 22 पदों का योग क्या होगा ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का हम हेल्प से इसको निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, n का ज़रूरत पड़ता है। तो n तो यहाँ पे 22 पदों का योग निकालना है, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे मेरा 22, तो n बराबर हो गया 22। और चाहिए हमको ये कहते हैं प्रथम पद को, तो यहाँ प्रथम पद 8 दिया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा हमको d का, तो d अभी बताए कि d है वो होता है d बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद है यहाँ पे 3, तो 3 में से माइनस करेंगे, पहला पद है 8, तो पहला पद को माइनस करेंगे, 3 माइनस 8 ये हो जाएगा -5, तो d के जगह पे हो जाएगा -5। अब ये फॉर्मूला लगा करके इसका 22 पदों का योग हम निकाल देंगे। तो सम हमको निकालना है किसका, 22 पदों का। यस 22 लिख दिए, n/2, n के जगह पे 22 है, तो ये हो जाएगा 22/2, ब्रैकेट बंद कर दिए।
अब यहाँ पे हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ये के जगह पे 8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस n-1, n के जगह पे 22 है -1 इंटू डी के जगह पे है -5 तो ये हो जाएगा -5। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसी को हल करेंगे हम और उससे निकालेंगे मान सम का। तो ये 22/2, इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे 22 को जब भागा देंगे तो ये हो जाएगा 11। ये ब्रैकेट बंद कर दिए। 2 और 8 को गुना करेंगे हो जाएगा 16। अब ये है 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और उसको जब गुना करेंगे ये माइनस में 5 है तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस हो गया, और ये 5 से जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105। ये माइनस जो था वो प्लस गुने माइनस होकर के यहाँ पे कर दिए हम माइनस। अब ये हो जाएगा 11 गुने 105 है माइनस में, प्लस में है मेरा यहाँ 16, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 89। अब -89 को 11 से गुना करेंगे जो आएगा वही हो जाएगा इसका 22 पदों का योग। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, ये वाला सम निकालने के लिए 5 नंबर वाला में आएगा ये क्वेश्चन। और पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, इसीलिए अच्छा से समझ लेना है इसको। और आगे किस तरह का क्वेश्चन रहेगा आगे फिर है कि एक एपी है, उसका अंतिम पद मान लीजिए nवां पद एल है, तो उसका योग का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अभी जो निकाले हम उसमें सम निकालने के लिए यस का फॉर्मूला हम लगाए n/2 2a प्लस n-1 यहाँ पे d। अरे अगर हमको प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सम निकालने के लिए, तब फॉर्मूला हो जाता है यस इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ एल जो है वो अंतिम पद को कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम पद दे दिया है 7 है और ये 13 दिया हुआ 35 है, तो 13 पदों का योग ज्ञात करना है। कुल 13 पद है, 1 2 3 4 से लेकर के 13 तक, तो वो 13 पदों को जोड़ करके कितना होगा ये निकालना है। तो प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दे दिया है, तो 13 पदों का योग निकालना है। तब यहाँ पे n/2 फॉर्मूला n/2 होता है, तो n के जगह पे यहाँ हो जाएगा 13 पदों का निकालना, तो ये हो जाएगा 13/2। ये प्रथम पद 7 है तो ये प्लस एल कहते हैं अंतिम पद को, तो अंतिम पद दे दिया है 13वां पद है, 13 पदों का निकालना योग, तो 13वां पद दे दिया है 35 है, तो अंतिम पद हो गया 35। अब इसी को हल कर देना है 13/2, 35 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब 2 से ही कट जाएगा 21, 21 और 13 को गुना करेंगे वही हो जाएगा मेरा 13 पदों का योग। तो अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है तो ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा करके हम उसका सम निकाल देंगे। अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई भी 2 बिंदु दे दिया रहेगा, एक बिंदु P है और एक बिंदु का निर्देश Q है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। तो कहेगा कि ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा। तो बीच का दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में होता है ये। तो इसको निकालने के लिए जैसे मान लें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे 2 बिंदु दिया हुआ है और बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। 2 3 है और दूसरा बिंदु है 4 और 1, तो एक बिंदु हम P ले रही है, दूसरा बिंदु Q। P का निर्देशांक 2 3 हो गया, Q का निर्देशांक 4 और 1 हो गया। अब ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी हमको निकालना है, तो ये दूरी सूत्र कहते हैं इसको, यही है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये दूरी सूत्र है। तो ये दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए वही दूरी सूत्र लगाएंगे, PQ बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा मेरा x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है यहाँ पे 1 और यहाँ पे है y1 3, तो 1 माइनस 3 का
होल स्क्वायर। तो ये 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस में 2 बचेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वो भी प्लस में 4। तो आ गया √8, जिसको लिखेंगे 4 × 2। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 का जो है वो रूट से जब बाहर करेंगे तो वो 2 हो जाएगा और 2 है सो अंदर रूट में रह जाएगा। तो यही हो जाएगा दोनों के बीच का दूरी। तो इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। फिर अगला दिया हुआ है, इसमें मूल बिंदु से एक दिया हुआ बिंदु का दूरी निकालना है। जैसे एक बिंदु यहाँ पे दे दिया है PQ, सॉरी एक बिंदु दिया हुआ है P जिसका निर्देशांक x और y है, उसका दूरी निकालना है मूल बिंदु से। यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो होता है 0 0 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। ये वाला बिंदु मान लिए O हो गया मूल बिंदु और P है ये जो बिंदु दिया हुआ है x y 100। अब इस O से P के बीच का दूरी निकालना है। P का निर्देशांक x y दे दिया है और मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 0। तो इसका दूरी जो निकालना है तो OP का ये दूरी हो जाएगा वो होगा √अंडर में x² प्लस y²। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे कि कोई भी बिंदु दे देगा, मान लेते हैं 2 3, P है ये, इसका निर्देशांक दे दिया 2 और 3। इसका कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से कितना दूरी पर है, तो ये दूरी निकालने के लिए देगा। तो इसमें क्या होता है, जो दिया हुआ बिंदु रहेगा x और y जो निर्देशांक दिया हुआ है बिंदु का, वही दोनों को निर्देशांक का स्क्वायर करके और जोड़ देना है और उसका रूट निकाल देना है। तो इसका 2 और 3 का दूरी निकालना है मूल बिंदु से, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा √13। यही हो जाएगा मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी। तो कोई फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि किसी भी बिंदु x y, कोई भी बिंदु है जिसका निर्देशांक x y है, उसका मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, तो √x² प्लस y²। अगला क्वेश्चन में दिया है, इसमें किन्हीं 2 बिंदुओं, ये उसका निर्देशांक x1 y1 है और B जिसका निर्देशांक x2 y2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें x है, ये क्या है कि एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है P और दूसरा बिंदु है यहाँ पे Q। इसका निर्देशांक हो गया x1 y1 और इसका निर्देशांक हो गया x2 और y2। अब ये दोनों बिंदु जो है इसको आंतरिक रूप से कोई बिंदु जो है वो विभाजित कर रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है एक R। अब ये R जो है वो P और Q को 2 भाग में बांट रहा है। तो ये जो दोनों भाग में बांट रहा है वो किस अनुपात में बांट रहा है, वो अनुपात वहाँ पे दे दिया है कि ये m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो R जो m1 अनुपात m2 में बांट रहा है P और Q को, तो उस R का निर्देशांक क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। ये अनुपात दे दिया है कि m1 अनुपात m2 में बांट रहा है PQ को, तो R जो बांट रहा है m1 अनुपात m2 में, तो उस R का निर्देशांक क्या होगा ये निकालना है। तो मान लिए कि इसका निर्देशांक ये x और y है, तो यही x और y का मान निकालने बोल रहा है। तो इसका x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और इसका y का निर्देशांक निकालने के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 का और m2 का मान दिया हुआ रहेगा, x1 y1 का मान दिया रहेगा, x2 y2 का मान दिया हुआ रहेगा। तो इससे x और y का मान निकालना रहेगा। तो इस x और y का मान यही फॉर्मूला पर से बैठा करके और निकालना होगा। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर 8 में है। इसमें दिया हुआ है
यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो इसको याद रखना है कि साइन ये कोई जैसे कोई भी त्रिभुज ए बी सी में इस कोण को अगर हम ये मान लिए तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर p/h। p जिसको परपेंडिकुलर होता है, p मतलब यानी कि लंब बटे कर्ण, हिंदी में इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर p/h यानी लंब बटे कर्ण होता है, याद रखना है इसको। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण b/h। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b लंब बटे आधार, p हो गया परपेंडिकुलर लंब और b हो गया बेस आधार। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। आगे है कोसेक थीटा। तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का p/h होता है तो कोसेक का हो जाएगा h/p, यानी कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होगा इसका। फिर सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। फिर कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का p/b होता है तो कॉट का हो जाएगा b/p। तो इस तरह इसका इस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है कुछ दे देगा मान के साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान निकालें, इस तरह का क्वेश्चन देता है अक्सर। तो साइन थीटा का p और h दिया हुआ रहेगा और टेन का निकालने बोलेगा, तो टेन में ज़रूरत पड़ता है p और b का। तो p तो मिल जाएगा यहाँ से, h मिल जाएगा, b यहाँ से नहीं मिलेगा। तो b निकालने के लिए h² बराबर p² प्लस जो b² जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम पहले इसमें b को, उसके बाद p का मान यहाँ से बैठा देंगे और b का मान जो निकलेगा वो तो मेरा टेन थीटा का मान हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि साइन जो है, साइन ये जो हम लोग लिखे हैं ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको भी याद रखना है कि ये साइन SINE होता है फुल फॉर्म, उसका शॉर्ट होता है SIN। और ये कोसाइन उसका शॉर्ट होता है कॉस, कॉस जो हम लोग बोलते हैं वो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन, कोस्केंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक, सेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक, और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। तो कभी ये भी पूछ देता है कि कोस्केंट किसका फुल फॉर्म है, तो वो कोसेक का फुल फॉर्म है कोस्केंट, तो इसको भी याद रखना है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन और पूछने जैसा जो फॉर्मूला ज़रूरत पड़ता है वो है यहाँ पर दिया हुआ, जैसे ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला याद रखना है। दूसरा याद रखना है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, और तीसरा है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। ये तीन फार्मूला मैन वाला है, ये तीनों को याद रखना है। तो ये तीनों से फिर तीन तीन फार्मूला और भी इससे कई फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ पे जैसे दिखा देते हैं, एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 हो गया। अब इससे फॉर्मूला और क्या निकल रहा है, इस sin² को यहीं पे रहने दिए, ये cos² जो प्लस में है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस sin² यहीं रह गया। अब इसके बराबर हो गया 1 माइनस cos² थीटा, तो ये फॉर्मूला ये भी निकल गया, sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा। फिर दूसरा क्या करेंगे, अगर cos² को यहीं पे रहने देंगे, इस sin² यहाँ प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया cos² थीटा बराबर 1 माइनस sin² थीटा, ये फार्मूला हो गया। अब इससे भी और फार्मूला निकल सकता है क्या, ये जो sin² थीटा बराबर है 1 माइनस cos² थीटा, ये जब इसका स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा sin थीटा बराबर √1 माइनस cos² थीटा, ये फार्मूला हो गया। ऐसे ही फिर इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर √1 माइनस sin² थीटा। तो ये एक फार्मूला से यहाँ 4 फार्मूला और बन गया। वैसे ही फिर ये जो एक फार्मूला है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, इससे भी फिर ऐसे ही बहुत सारा फार्मूला निकल जाएगा। जैसे sec² थीटा को यहीं पर रहने दिए, tan² यहाँ माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया sec² थीटा बराबर 1 प्लस tan² थीटा।
अगर क्या है, ये टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे और वन को वहाँ से इधर ले आएंगे, तो वन जो प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये टेन स्क्वायर माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया टेन स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फिर ऐसे ऐसे फिर टेन थीटा का मान निकालना रहेगा, तो यहाँ पे इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, इधर आकर के रूट हो जाएगा। तो इस तरह से मेन फार्मूला ये याद रहेगा, तो फिर इससे भी 4-5 फार्मूला निकल जाएगा। वैसे ही फिर ये है कोसेक वाला, इसमें मेन इसको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे दूसरा फार्मूला और क्या निकल जाएगा कि ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ माइनस में है वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा फार्मूला और क्या निकलेगा, ये कोसेक ये कोट स्क्वायर माइनस में उधर जाके प्लस में कर देंगे और 1 को वहाँ से इधर ले आकर के माइनस में कर देंगे, तो इधर आके हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक कॉट स्क्वायर हो गया इधर, तो एक फार्मूला निकल गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से मेन जो फार्मूला है ये तीनों को याद रखना है, ये तीनों याद रहेगा तो इससे फिर अपने ज़रूरत के अनुसार से और भी फार्मूला हम निकाल लेंगे आगे। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो टेबल दिख रहा है इससे क्वेश्चन आना कन्फर्म है 100%। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें यही सब का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ये हो गया साइन, साइन ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो उसका मान हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ये जो है मान का ज़रूरत इसका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या ऊंचाई दूरी वाला जब चैप्टर बनाएंगे उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा और इस चैप्टर में भी उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इस मान को हर हाल में याद कर लेना है, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कन्फर्म है ये। तो ये सारा मान को याद कर लेना है। अगर ये याद करने में दिक्कत होगा, कहीं नहीं अगर याद कर पा रहा है कोई, तो उसके लिए क्या है कि एक वीडियो इस पर हम एक इसका ट्रिक वाला एक वीडियो बना करके और उसको शेयर कर देंगे हम। तो उस वीडियो में देख सकते हैं जा कर के कि अगर कहीं मान नहीं याद है, कि मान लेते हैं ज़रूरत पड़ गया टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अभी मान अगर नहीं याद है तो उसको हम, अगर याद है ही नहीं कि कितना डिग्री का मान कितना होता है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए, वो ट्रिक के आधार पर है कि किसका मान कितना होता है ये निकालने के लिए। तो उसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जा कर के और उसको देख लें, अगर ताकि अगर वहाँ पे भूल गए कहीं मान की कितना डिग्री का मान कितना होता है, अगर भूल जाए कहीं तो फिर उस ट्रिक से उसका मान निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला चैप्टर है 10वां, उसमें वृत्त वाला। उसमें है दिया हुआ कि वृत्त की परिधि, एक वृत्त हो गया और ये हो गया इसका त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि, परिधि कहते हैं ये किनारे किनारे जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यही हो गया इसका परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। और फिर अगला है वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसमें मेन यही दो फार्मूला है। इसके बाद वाला जो है चैप्टर 11, इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे ये जो बना हुआ है ये वृत्त है, इसको जब त्रिज्या दो को त्रिज्या इस तरह से खींचेंगे तो इससे दो पार्ट में बट गया ये वृत्त। एक पार्ट इधर वाला हो गया बड़ा वाला और एक पार्ट ये छोटा वाला। तो ये छोटा वाला पार्ट जो है वो लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और ये बड़ा पार्ट जो है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। चूँकि ये त्रिज्या ही इसको खंडित कर रहा है, इस वृत्त को दो खंड में बांट रहा है, एक छोटा और एक बड़ा खंड, वो बांट रहा है त्रिज्या, इसीलिए इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहे इस त्रिज्यखंड का निकालना हो चाहे इस त्रिज्यखंड का निकालना हो, तो जिसका भी क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है θ/360 × πr²। अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और उसका कोण है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं यहाँ पे एक हम। ये हो गया मेरा त्रिज्यखंड, इसका एक कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर का मान जो है, त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर हो गया और थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला पे रखा, उसका मान रख देंगे। तो थीटा का मान दिया हुआ यहाँ पे मेरा 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हो जाएगा 60 डिग्री बटे 360 गुने पाई। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर, आर के जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब वो 36 से जो है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब इस 36 से ही 360 को काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। अब ये 0 और ये 0 ख़त्म हो जाएगा। ऊपर में हो गया 22 गुने 6 और नीचे हो गया 7। तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 132/7। यही हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी में एक और आता है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ये भी निकालने के लिए देता है कभी कभी कि कोई भी त्रिज्यखंड का जो है उसका चाप का लंबाई निकालने देगा। तो चाप का लंबाई निकालने के लिए ये हो गया मेरा त्रिज्यखंड। अब इसका चाप की लंबाई, चाप की लंबाई करने का मतलब हुआ अगर हम इस लघु त्रिज्यखंड को ले रहे हैं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है यही हो गया इसका चाप का लंबाई। तो चाप का लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने 2πr। तो यहाँ पे अगर यही वाला क्वेश्चन को हम ले लें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और जिसका कोण है 60 डिग्री, तो यहाँ जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था इसके जगह पे अगर दे देगा कि संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए थीटा के जगह पे ले लेंगे यहाँ 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60/360 गुने 2πr। तो ये हो गया 2 पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान हो गया 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे ले लेंगे 6। अभी इस 6 से 36 को काटेंगे, 6 बार में होगा, ये 0 का 0 बट जाएगा, ये 60 और 60 कट जाएगा तो आ जाएगा 22 दूनी 44/7। तो इसका चाप का लंबाई हो जाएगा 44/7। तो इस तरह से ये इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए और एक संगत चाप की लंबाई निकालने। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया थीटा बटे 360 गुने 2πr और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हो गया थीटा बटे 360 गुने πr स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला को याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। इतना छोटा सा ये फार्मूला याद रहेगा तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि बन जाएगा। अगला चैप्टर में देखते हैं। अब आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में बहुत सारा फार्मूला है। ये सब फार्मूला को एक बार कॉपी में एक जगह कहीं पे नोट कर लेना है और सारा फार्मूला को याद कर लेना है। किसी भी फार्मूला का ज़रूरत पड़ सकता है बनाने में क्वेश्चन को, इसीलिए सब फार्मूला को याद कर लेना है। सबसे पहला दिया हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये एक शंकु हो गया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब हुआ ये जो किनारे किनारे इधर वाला जो है पृष्ठ, इसी को कहते हैं इसका वक्र पृष्ठ। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो उसके लिए शंकु में जो है वो इसका ये हो जाएगा l, तिर्यक ऊंचाई जिसको कहते हैं, और ये हो जाएगा त्रिज्या r और ये कहलाता है ऊंचाई h। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया πr/l। दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करने का मतलब हुआ ये किनारे वाला भी क्षेत्रफल और
ये जो नीचे में जो यहाँ पे वृत्त जैसा बनता है इसका भी क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल और ये किनारे वाला क्षेत्रफल दोनों को मिला देंगे तो वही कहलाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा ही रहेगा, और उसमें ये नीचे वाला जो है वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल जुट जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, और उसमें जो यहाँ पे वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल को जब जोड़ देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, तो पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया एल और यहाँ बच गया आर, तो हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हो जाएगा ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर। तो इस तरह से शंकु का ये 3 फॉर्मूला हो गया। आगे है गोले का आयतन। अब गोला, ये गोला बना हुआ है, जैसे फुटबॉल जो रहता है वो भी गोला है, तो उसका आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे ये हो गया, इसका आर त्रिज्या हो गया, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये जो किनारे किनारे वाला है उसका सिर्फ क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला को याद रख लेना है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ इसको कट कर देंगे तो जिन आधा जो बच गया उसका आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, इसका आधा हो जाएगा। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये अर्धगोला हो गया, यहाँ से कट कर देंगे तो ये हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वक्र पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ हो गया। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब ये सिर्फ किनारे किनारे वाला पृष्ठ का, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया कि ये किनारे वाला तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा ही, और उसमें ये जो अर्धगोला जब काटेंगे तो यहाँ पर जो वृत्त बनेगा इसका भी क्षेत्रफल उसमें जुट जाएगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें जुट जाएगा जो ऊपर में जो यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल जुट जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में जुट जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय में यहाँ से यहाँ भी और इसका भी क्षेत्रफल हो गया, तो वो हो गया अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें गोला और अर्धगोला ये इसका कुल हो गया 6, यहाँ पे फॉर्मूला 6 हो, ये 5 फॉर्मूला हो गया ये। आगे फिर है घन का आयतन। ये घन है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, सभी बराबर होगा, वही होता है घन। तो घन का आयतन, आयतन निकालना है तो भुजा क्यू, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ये हो जाएगा घन का आयतन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है इसमें, तो घन का आयतन भुजा क्यू, जिसको ये क्यू से भी सूचित करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया कि घन में कुल 6 पृष्ठ रहेगा, एक इधर एक इधर, दाहिना एक बायां, 2 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे 4 हो गया, एक इधर आगे और एक इसका पीछे तरफ में 6। तो वो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, तो जैसे एक पृष्ठ जो है वो इस तरह के है, एक वर्ग के आकार का है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और इस तरह का कुल 6 पृष्ठ है इसमें,
तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो वही 6 इंटू ये स्क्वायर, तो वही हो जाएगा इसका भुजा का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू ये स्क्वायर। अब इसमें अगर दिया हुआ है आगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है उसमें ऊपर और नीचे वाला को छोड़ देंगे, बाकी जो इधर दाहिना बायां और आगे पीछे जो बचा वही चारों पृष्ठ का ही क्षेत्रफल सिर्फ निकालेंगे, तो वही कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब दो गो इसका जो पृष्ठ को छोड़ दे रहे हैं ऊपर नीचे वाला, तो उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल ये स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, 6a स्क्वायर में 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा 4a स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ऐसे ही है आगे घनाभ। घनाभ में, घन में क्या था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर था, अब इसमें अलग अलग रहेगा, लंबाई अलग है कुछ, चौड़ाई कुछ अलग है, ऊंचाई कुछ अलग है। तो इसका जब आयतन निकालने के लिए रहेगा तो आयतन हो जाएगा एल बी एच, सभी को गुना कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। अब घन का निकालना है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये इसमें भी 6 पृष्ठ होगा, सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ देंगे तो वही होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऐसे ही घनाभ का भी पार्श्व पृष्ठीय अगर निकालना रहेगा तो इसमें भी ऊपर वाला और नीचे वाला को माइनस कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको भी याद कर लेना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे है बेलन। अब बेलन का निकालना है सबसे पहले आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन है, इसका आयतन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब आर इसमें जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये आर हो जाएगा त्रिज्या, और एच जो है वो ये वाला दूरी हो जाएगा, ऊंचाई ये एच हो जाएगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स ये किनारे किनारे वाला ही, ये ऊपर और नीचे वाला का क्षेत्रफल इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ ये किनारे किनारे वाला ही क्षेत्रफल, तो इसी को कहते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था उसमें ये ऊपर में जो वृत्त बन रहा है 100 और नीचे जो वृत्त बन रहा है 100, ये दोनों को जब जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ में तो वो हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, यह है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालना है तो ये 2 पाई आर एच जो इधर का क्षेत्रफल है उसमें एक ऊपर वाला जो वृत्त बन रहा है और नीचे वाला वृत्त बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो ऊपर वाला जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये। अब यही इसी में यहाँ पे 2 पाई आर दोनों में है तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया एच प्लस यहाँ आर स्क्वायर था इसमें से एक आर को ले लिए हैं तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा, तो यही हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो यही फॉर्मूला हो गया उससे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अगला चैप्टर है सांख्यिकी 13वां में। इसमें ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ये माध्य निकालने का फॉर्मूला है, माध्य निकालने के लिए आएगा, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा और एक बारंबारता दिया हुआ रहेगा,
तो इसका माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। माध्य निकालने के लिए x बराबर फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है। माध्य माध्यिका बहुलक ये सब निकालने के लिए अलग से एक वीडियो है, उसको जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। अरे माध्य निकालने में ही x जो है, ये यहाँ पे x जो है वो होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ही कहलाता है x से सूचित करते हैं वर्ग चिन्ह को। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। जैसे कि इसे मान लेते हैं ये 10 से 20 एक वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालना है तो ऊपरी वर्ग सीमा 20 हो गया प्लस निचली वर्ग सीमा 10 हो गया बटे 2। तो 20 और 10 30 बटे 2, तो ये हो जाएगा 15। तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 15। ये जो वर्ग अंतराल जो 10 से 20 है इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा 15। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। आगे दिया हुआ बहुलक निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है ये। एक क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक से कन्फर्म है, आता ही है, तो ये फॉर्मूला को याद रख लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट है बहुलक का इस बार। तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे अब इसको हम F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ F1 F2 F0 H ये सब क्या है, इसको कैसे निकालते हैं ये भी हम बता दे रहे हैं आगे। L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है L। H है वो वर्ग अंतराल की माप कहलाता है, जिसको वर्ग माप कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं ये भी हम आगे बता दे रहे हैं। F1 है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F1। F0 है वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F0। और F2 है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता को F2 कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके हम बता देते हैं इसको कि L F1 F2 F3 सबको कैसे निकालते हैं। तो ये दिया है एक परिवार का माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ये दिया हुआ है। और परिवारों की संख्या ये 7 है, 8 है, 2 है, 1 है। तो वर्ग माप 1 से 3 परिवार का माप मतलब 1 से 3 परिवार वाला जो है वो 7 परिवार का संख्या है ऐसा, जिसमें 1 से 3 है उसका वर्ग माप। 3 से 5 वर्ग माप वाला कुल परिवार है 8। 5 से 7 परिवार वाला माप वाला है परिवार का संख्या है 2। 7 से 9 वाला माप का है कुल परिवार संख्या 2। 9 से 11 वाला है कुल 1 परिवार। अब इसी का अगर हमको दे देगी कि बहुलक ज्ञात करें, अगर हमको इसी का बहुलक निकालना बोल दिया तो कैसे बहुलक निकालेंगे। फॉर्मूला तो ये वाला याद रखना होगा उसके लिए। अब इसमें L F1 F2 F0 ये सब कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं। तो यहाँ पे L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है L। तो सबसे पहले अब है कि बहुलक वर्ग यहाँ पे जानना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो उसको जब जानेंगे तब ना उसका निम्न सीमा को L हम कहेंगे। तो बहुलक वर्ग के लिए हम जिसका देखेंगे कि जिसका ये बारंबारता जो है वो सबसे अधिक किसका है, जो बारंबारता सबसे अधिक रहेगा उसी का जो वर्ग अंतराल रहेगा वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता है 8, सबसे अधिक बारंबारता ये 8 ही है। तो इसी का जो वर्ग अंतराल है यही वाला वर्ग अंतराल कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग मेरा हो जाएगा 3 से 5। बहुलक वर्ग मेरा निकल गया। अब सारा कुछ यहीं से निकल जाएगा। बहुलक वर्ग मेरा निकल गया 3 से 5। अब L जो है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग मेरा है 3 से 5, तो इसमें निम्न सीमा है 3 और उच्च सीमा है 5। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे निम्न सीमा 3 है तो L के जगह पे हो जाएगा 3।
उसके बाद दूसरा में है एच, जो कि वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इसका इसी का माप निकालना है। माप मतलब कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, अंतर कितना है, 3 और 5 के बीच कितना का अंतर है। तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 आएगा। तो इसका हो जाएगा वर्ग माप हो जाएगा, एच जो है वो 2 हो जाएगा। 5 माइनस 3 करके निकालेंगे वर्ग माप, तो वर्ग माप एच हो गया 2। अब आगे है F1, वो बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F1। तो बहुलक वर्ग मेरा निकल गया यहाँ पे 3 से 5 जो है वही मेरा है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये हो गया। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, तो यहाँ पे है मेरा 8। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया 8। अब उसके बाद है F0। F0 क्या होता है, ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F0। तो बहुलक वर्ग है मेरा ये, इससे पहले वाला वर्ग ये हो गया। अब इसका जो बारंबारता है वही हो जाएगा F0। तो F0 हो जाएगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा F0 और ये कहलाएगा F1। ये होगा F1 और ये हो जाएगा F2। F2 क्या है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद आने वाला वर्ग ये है, इसका बारंबारता 2 है। तो ये F2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे F2 की जगह पे हो गया 2। अब ये सभी F1, F2, F0 ये सब का मान जो है उसको इस फॉर्मूला में बैठा देना है और इसी को हल कर देंगे तो उससे बहुलक निकल जाएगा। एक वीडियो सिर्फ बहुलक वाला के लिए है बना हुआ, वो अगर समझ में नहीं आता होगा कैसे हल करें तो वहाँ से देख सकते हैं जा कर के। अब फिर आगे है माध्यक निकालने के लिए, जिसको माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला जो है वो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू H यहाँ पर भी है और L यहाँ पर भी है। अब n/2 CF और F क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे L यहाँ पर भी हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वहाँ पे L था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पे L हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी माध्यिका वर्ग जो निकलेगा मेरा उसी का निम्न सीमा हो जाएगा L। और n है वो प्रेक्षणों की संख्या होता है। प्रेक्षणों की संख्या कहने का मतलब है कि जो बारंबारता दिया रहता है उसका कुल संख्या कितना है वही हो जाता है n। और CF जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं। तो CF क्या होगा, ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो मेरा माध्यक वर्ग निकलेगा उससे पहले वाला जो वर्ग रहेगा उसका संचयी बारंबारता होता है CF। एक है फिर F जो है वो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H जो है वो यहाँ पर भी वर्ग माप ही होता है, वही जो वर्ग अंतराल रहेगा उसमें ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस करेंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा वर्ग माप। तो कौन कौन क्या होता है ये सारा देख लिए। अब इसमें भी L निकालने के लिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा वही L होगा। अब माध्यक वर्ग क्या होगा ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। माध्यक वर्ग जहाँ से हम निकाल लिए कि सभी का मान आसानी से निकल जाएगा। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो n पहले जो है n जो हम निकाल, जो क्वेश्चन मेरा इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये दिया हुआ रहेगा एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता, इतना यही 2 कॉलम दिया हुआ रहेगा, एक वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का। ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ये तो सॉल्व करने के बाद ये वाला आएगा मेरा। तो ये वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का कॉलम दिया रहेगा। तो इसको हल करने के लिए माध्यक अगर निकालने दे दिया माध्यिका निकालने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉलम अलग से अपने से बनाना पड़ेगा, उसमें लिखेंगे हम संचयी बारंबारता। एक बारंबारता वाला दिया रहेगा और एक संचयी बारंबारता वाला अपने से ही बनाना पड़ेगा जिसको CF कहते हैं।
तो उसको कैसे, वो कॉलम कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 140 से कम वर्ग अंतराल, उसका बारंबारता है 4। फिर 140 से 145 वर्ग अंतराल, उसका बारंबारता है 7। 45 से 50, इसका 18। 150 से 55, यह है 11। ये सभी वर्ग अंतराल का बारंबारता दे दिया है। अब बारंबारता वाला जो कॉलम है, इसी के आधार पर हम संचय बारंबारता का कॉलम निकालते हैं। यहाँ पे जैसे बारंबारता इसका जो फर्स्ट वाला जो 4 है, तो उसका संचय बारंबारता भी 4 होगा, 4 ही रहेगा। संचय मतलब ही होता है कि जमा करना। तो अब इसका जो अगर हमको संचय बारंबारता निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जितना होगा वो सभी को जोड़ करके जो आएगा वही हो जाएगा इसका संचय बारंबारता। तो ये 4 था और यहाँ पे 7 है, 4 और 7 को जोड़ देंगे तो 11 होगा, तो इसका संचय बारंबारता हो जाएगा 11। अब जब तीसरा वाला का संचय बारंबारता निकालना है, तो यहाँ तक 11 आ चुका है, उसमें 18 को फिर जोड़ देंगे तो 11 और 18 हो जाएगा 29, तो इसका संचय बारंबारता हो जाएगा 29। फिर इसका निकालने के लिए 29 यहाँ तक हो चुका है, 29 में फिर इस 11 को जोड़ देंगे तो 40 आएगा, तो इसका संचय बारंबारता हो जाएगा 40। अब इसका संचय बारंबारता निकालने के लिए 40 में फिर 6 को जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका संचय बारंबारता 46। अंतिम वाला का संचय बारंबारता निकालना, ये 46 यहाँ तक जोड़ के आ चुका है। अब इस 46 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51, तो सबसे लास्ट वाला का संचय बारंबारता हो जाएगा 51। और यही जो लास्ट जो संचय बारंबारता आता है वही हो जाता है n, तो n बराबर यहाँ हो जाएगा मेरा 51। अब n जो है वो सभी बारंबारता का योग होता है, सभी बारंबारता को जोड़ने से कितना आ रहा है वही होता है n। तो यहाँ पे हमको n/2 का ज़रूरत पड़ता है, तो n जब 51 हो गया तो n/2 वो हो जाएगा 51/2। अब 51/2 मतलब हो जाएगा 25.5, 51 को 2 से भागा देंगे तो 25.5 से आएगा। अब संचय, अब यहाँ पे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं L को, तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए यही n/2 का ज़रूरत पड़ेगा हमको। अब जो यहाँ पे n/2 है आया हुआ, n/2 जो 25.5 से आया, अब 25.5 से ठीक बड़ा जो संचय बारंबारता मिलेगा मेरा, उसी का वर्ग अंतराल को हम कहेंगे कि ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे n/2 आ गया मेरा 25.5, तो 25.5 से बड़ा वाला संचय बारंबारता कौन है, तो 25.5 से जस्ट बड़ा है 29। 25.5 से तुरंत जो बड़ा वाला रहेगा, जो सबसे बड़ा आगे नहीं जाना है, 25.5 से जस्ट बड़ा वाला जो मिलेगा हमको, तो 25.5 से जस्ट बड़ा है 29, तो यही जो 29 जो वर्ग अंतराल वाला है वही हो जाएगा यहाँ पे मेरा, यही वाला जो वर्ग अंतराल है ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग यही हो जाएगा 145 से 150 वाला वर्ग। तो अब इसमें L जो है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं, तो L हो जाएगा 145। निम्न सीमा 145 है, उच्च सीमा है 150, तो यहाँ पे L हो जाएगा मेरा 145, ये L आ गया 145। उसके बाद n है वो प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या ये वाला होता है मेरा, कुल जोड़ करके जो आएगा वही होता है n, तो n हो जाएगा 51, तो यहाँ पे n हो गया मेरा 51। फिर है CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग मेरा कौन सा निकला है, माध्यिका वर्ग निकला 145 से 150, तो इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन है, तो 140 से 145। अब इसका संचय बारंबारता को हम देखेंगे, इसका संचय बारंबारता है 11, तो वो हो जाएगा मेरा CF, तो CF हो जाएगा 11। उसके बाद है F, ये क्या होता है, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग मेरा हो गया 145 से 50, इसका बारंबारता है ये 18 है, तो यही हो जाएगा 18 हो जाएगा मेरा F, जिसको माध्यिका वर्ग की बारंबारता कहते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा F। ये F हो गया, ये CF हो गया और ये वर्ग अंतराल हो गया। अब लास्ट में बच गया वर्ग माप, वर्ग माप जिसको H से डिनोट करते हैं। तो वर्ग माप, यहाँ पे वर्ग अंतराल है 145 से 50, तो 150 में से 145 को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, तो यह वर्ग माप हो जाएगा 5।
अब जब सभी का हम निकाल लिए वैल्यू कि एल क्या है, n/2 कितना है, सी एफ कितना है, एफ कितना है, एच कितना है, सब का मान निकाल लिए यहाँ पे। अब यही मान को हम इस फॉर्मूला में रख करके इसको हल कर देंगे, बस उसी से मेरा माध्यक निकल जाएगा। ये माध्यक और बहुलक दोनों में मैन जो है वो सिर्फ पता करना रहेगा कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा और बहुलक वाला में बहुलक वर्ग कौन होगा। जब ये निकल जाएगा तो फिर सभी का मान आराम से निकाल लेंगे। जैसे इसमें हम माध्यक वर्ग निकालने के लिए फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले जो बारंबारता कुल है उसको जोड़ देंगे। कुल बारंबारता जितना आएगा, यहाँ पे कुल बारंबारता है मेरा 51, तो 51 हो गया n। अब n/2 हम निकालेंगे, n/2 कितना आएगा, तो 51 को 2 से भागा दे देंगे, तो आ गया मेरा 26.5। अब 26.5 जब आ गया तो 26.5 से बड़ा जो रहेगा संचयी बारंबारता वही वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग जब निकल गया तो उसमें जो निम्न सीमा रहेगा वो l हो जाएगा, और इसी से फिर आगे सभी का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो अब आगे इसके चलते हैं। आगे अंतिम चैप्टर जो है वो प्रायिकता वाला है, प्रोबेबिलिटी वाला 14वां चैप्टर। इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछता है, वो हम बता दे रहे हैं यहाँ सभी तरह का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। ये हो गया पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कोई भी घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो कितना हो सकता है, तो वो 0 और 1 के बीच होता है। इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, 0 से छोटा भी कभी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में पूछता है इस तरह का, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देख करके यहाँ पे बताना है कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ऑप्शन डी को अगर हम ले लें 0.7। 0.7 जो है, इसको अगर रुपया पैसा में हम देखें तो ये 70 पैसा के बराबर हो गया। तो 70 पैसा जो है वो 0 और 1 के तो बीच में ही हो गया ये। तो 0 और 1 के बीच में जब इसका मान आ रहा है तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ये है 15%। 15% कहने का मतलब हो गया 100 में से 15%, 100 में से 15। तो ये भी किसी भी घटना का प्रायिकता जो है वो हो सकता है 15%। वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 15/100 इसको करेंगे तो। अब ये है माइनस में 1.5। तो माइनस में जो है वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसीलिए कि हम यहाँ पहले बता चुके हैं कि 0 के बराबर हो सकता है किसी घटना का प्रायिकता, लेकिन 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं। अब ये है माइनस में जो कि 0 से छोटा है, तो यही किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में था 2/3, मतलब कि 2 को 3 से भागा देना है। तो इसको जब भागा देंगे तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, 6×3=18, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये आ गया 0.66। इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो 0.66 ये भी तो 0 और 1 के बीच ही आ रहा है ना, तो इसीलिए ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ये 15/100 करेंगे, ये भी 0 और 1 के बीच आएगा, ये भी घटना का प्रायिकता हो सकता है। 0.7 भी किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है। तो जो माइनस में जो दिया हुआ है यही किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है। आगे है कि किसी भी कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालने के देगा, प्रायिकता निकालने के लिए अगर देगा तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना है तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यही होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे एक जो उदाहरण दिया हुआ इससे समझा देते हैं कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। वहाँ पे एक बक्सा है जिसमें 3 ठो लाल, 2 सफ़ेद और 4 लाल रंग का कंचा है। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, ये टोटल कितना हो गया, 4 और 2 6 और 3 9, 9 में से किसी भी एक कंचा को
अचानक यूं ही निकाल लिया जाता है, बिना देखे कि कौन सा निकाल रहे हैं उसको बिना देखे यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है। अब ये जो इतना 4 3 7 और 2 9 जो कंचा था उसमें से किसी एक को निकाल लेंगे तब वो सफ़ेद रंग वाला ही आएगा। इसका क्या प्रायिकता होगा, तो इसका प्रायिकता निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बताते हैं। जैसे 2 हो गया नीले रंग का, नीला मतलब कि ये 2 ब्लू वाला हो गया, और 2 हो गया सफ़ेद, सफ़ेद यानी वाइट हो गया, अरे 4 तो हो गया लाल रंग का, रेड हो गया, ये सॉरी 3 है नीला रंग वाला, तो ये हो गया 3। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताए कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल मतलब कि हमको जो चीज़ आना है उसके अनुकूल, मेरे अनुकूल में कितना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कंचा निकालेंगे तो उसका सफ़ेद आने का प्रायिकता क्या है। तो सफ़ेद वाला अगर आएगा तो मेरे अनुकूल में होगा, तो सफ़ेद वाला कितना था टोटल 2। तो ई के अनुकूल हो जाएगा परिणामों की संख्या 2 बटे सभी प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, हो सकता है ये 4 रेड वाला में से कोई आ जाए, 3 ठो ब्लू वाला में से कोई आ जाए। तो नीचे में कुल परिणाम वाला लिखा था, जैसे 4 और 3 7 और ये 2 9, तो नीचे हो जाएगा 9, तो 2 बटे 9 हो जाएगा इसका। इसमें सफ़ेद वाला आने का प्रायिकता हो जाएगा 2 बटे 9। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। एक और जैसे पूछ सकता है कि एक ये लूडो का गोटी जिसको कहे डाइस कहते हैं, कि एक डाइस को फेंकने से 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो लूडो का गोटी में हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ रहता है, 1 से लेकर 6 तक। तो नीचे में हो जाएगा सभी संभव परिणाम, 1 से 6 में कुछ भी आ जा सकता है, तो नीचे हो जाएगा 6। अब ई के अनुकूल, ई के अनुकूल मतलब कि हमको पूछा गया है कि 5 ही आएगा, इसका क्या चांस है, हमको 5 आने का प्रायिकता निकालना है। तो 5 एक ही ठो रहता है तो ऊपर में हो जाएगा 1, तो 5 आने का प्रायिकता हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से हो गया ये अंतिम चैप्टर का फॉर्मूला ये है। तो ये सभी चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था जिससे कि क्वेश्चन पूछने जैसा कुछ भी चांस है थोड़ा सा भी कि इस फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारा फार्मूला यहाँ पे हम बता दिए एक एक करके, और सभी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करके और हम दिखा दिए। एक बार एक एक करके फिर से हम सारा फार्मूला को एक एक करके निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे देखते जाना है, और सभी फार्मूला को याद कर लेना है, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बन पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया माध्यक का फार्मूला, माध्यक निकालने के लिए। ये हो गया बहुलक निकालने के लिए फार्मूला। ये वर्ग चिन्ह का हो गया। ये माध्य निकालने का फार्मूला हो गया। ये बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ का आयतन, ये घन का आयतन। अगर लिखना है ये सब फार्मूला को तो वीडियो को पॉज करके सब फार्मूला को एक जगह लिख के रख सकता है। यही सब फार्मूला से आधारित क्वेश्चन आएगा, फार्मूला का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये शंकु का हो गया, त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला चार्ट है, ये इसको तो याद कर लेना है। इसका एक और अलग से वीडियो बना करके हम शेयर करेंगे। ये भी फार्मूला को याद कर लेना है, इसको भी याद कर लेना है। ये त्रिकोणमिति का हो गया। ये विभाजन सूत्र कहते हैं इसको, ये विभाजन सूत्र वाला हो गया। ये दूरी सूत्र हो गया, मूल बिंदु से दूरी निकालने का। ये कोई भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए हो गया। ये एपी के एन पदों का योग हो गया अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो। ये हो गया एपी के एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला। ये हो गया एपी का एनवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला। ये हो गया द्विघाती सूत्र जिससे मूल निकालते हैं द्विघात समीकरण का। ये हो गया कि किसी भी समीकरण का मूल का प्रकृति जो बताने बोला जाता है वो प्रकृति कैसे बताएंगे, इसको पहले हम डी का मान निकालेंगे तो उसका प्रकृति बता सकेंगे। ये है कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो वो समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो प्रतिच्छेद करेगा कि समपाती होगा
एक हल होगा कि अनेक हल होगा, उसके लिए है ये द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया। एलसीएम और एचसीएफ वाला, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से पूरे बुक का सारा फॉर्मूला लगभग जितना हो सका, लगभग 99% इसमें है, कुछ ही छूटा हुआ होगा। तो सारा फॉर्मूला को ज़रूर याद कर लेना है एक बार, और दोस्तों को भी शेयर कर देना है, और रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम लिखना है। थैंक यू।